नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर फोकस है बच्चों पर। जी हम बात कर रहे हैं बच्चों की वैक्सीन कमिंग सून, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में फाइजर ने छोटे बच्चों, देखिए बड़े बच्चों, एक बच्चे जो 12 से 18 साल तक की उम्र, वहां तो आप मानिए कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यहां पर बच्चों को वैक्सीन लगने का काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन जो बच्चे इससे छोटे हैं, मसलन बिल्कुल ही छोटे जो नवजात हैं, उनका ट्रायल अलग, और जो करीब 2 साल से फिर 8 साल और 8 साल से फिर 12 साल तक के बीच के बच्चे हैं, इन पर भी अब ट्रायल हो रहा है वैक्सीनेशन का, जिसके लिए एक अलग पैटर्न अपनाया गया है। 3 से 4 अलग देशों में ये ट्रायल किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हम एक वैक्सीन आते हुए देखेंगे। साथ ही आपको मालूम ही है कि भारत में भी कोवैक्सीन के ये ट्रायल चल रहे हैं, जहां पर फिलहाल तो ये 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, लेकिन उसके ट्रायल में भी आगे चलते हुए 2 से 8 साल और 8 से 12 साल के बच्चों का भी एक बैंड है जिसमें वो ट्रायल्स किए जाएंगे। इसके अलावा भारत में जो कोविशील्ड है, वो भारत में अभी तो बड़ों को लग रही है, लेकिन आपको पता है कि ये बनाई है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, और वहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो तैयार की गई है। और इस वैक्सीन के ट्रायल इस वक्त ब्रिटेन में चल रहे हैं, और ब्रिटेन में ये ट्रायल अभी किस हद तक पहुँचे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर ये ट्रायल सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये ट्रायल्स भारत में भी इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो आज इसी पर हमें बातचीत करनी है, और इस बातचीत में हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल होने जा रहे हैं, जिनसे हम ना सिर्फ वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, बल्कि एक और चीज़ है, एक और फैक्टर है जिसका इस समय दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो है डेल्टा वेरिएंट। ये वेरिएंट अब जो है वो इंग्लैंड में लोगों की तकलीफ का कारण बन रहा है, और वहाँ पर इसको लेकर खौफ नज़र आ रहा है। हालांकि यही वेरिएंट भारत में भी दिख चुका है, लेकिन क्या नया कारण है कि वहाँ इस तरह का हल्ला मचा हुआ है, इसके क्या संकेत है, सारी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आप हैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से। डॉक्टर अचिंत नारंग साहब, आप हेड हैं क्रिटिकल केयर एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला से, और डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आप तीनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर चावला, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि अब ये जो बच्चों में, यानी छोटे बच्चे 12 साल से कम के बच्चे, उनके लिए जो ट्रायल शुरू हुआ है, ये हमारे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कितना स्कोप देता है? क्योंकि देखिए बड़ा अजीब है, ये सच बात भी है कि बड़ों का ट्रायल वैक्सीनेशन हो गया है, भारत में भी कहूँ और विदेशों में भी, बहुत सारे देशों में, लेकिन बच्चे बड़े वर्नरेबल हैं। अभी तक चलिए कुछ खास दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं। भगवान न करे कभी आगे चलते हुए ये संक्रमण और बढ़े तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पहली वेव आई थी तो उसमें ज़्यादातर एल्डरली लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, जो एल्डरली लोगों में ही ज़्यादा डेथ रेट देखा गया था। तो वैक्सीन की शुरुआत जब हुई तो वो दिमाग में रखते हुए उन्होंने एडल्ट्स को ही लिया, और कोई भी ट्रायल किसी भी चीज़ का होता है पहले एडल्ट्स को ही लिया जाता है, इस तरह की जब भी कोई महामारी या कुछ भी आता है। तो उन्होंने वो ट्रायल सक्सेसफुल रहे और दुनिया भर में बहुत तरह की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई, भारत में भी अब लगी, और उन्हीं पे ही ज़्यादा तवज्जो थी। सेकेंड वेव में है, जैसा कि आप बता रहे थे कि काफ़ी बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, बिकॉज डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा था कि पहली वेव में इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे तो बच्चे बहुत ही कम हुए थे। इस बार बहुत ज़्यादा लोग हुए तो बच्चे भी उसी अनुपात में हुए, थोड़े ज़्यादा हुए पहली वेव के मुकाबले में। और बच्चे जो ज़्यादातर अभी भी सीरियस हुए उनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज़ थी। बच्चे जो बिल्कुल स्वस्थ थे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब ये बहुत अलग अलग तरह के विचार हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों में ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लोग वैक्सीनेटेड होंगे, और अभी भी कई और दूसरे लोग ये कहते हैं कि शायद बच्चों में अभी भी ये इतना सीरियस लूप नहीं लेगा जितना कि पहले भी लेता आया है, और ये अभी बात बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं हुई है। बहरहाल जो बात कर रहे हैं हम वैक्सीन की, क्योंकि अब अडल्ट्स के लिए तो वैक्सीन चल रही है और बच्चों के लिए ट्रायल्स आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान में भी अब शुरू हो गए हैं, बच्चे रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं और उनके भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उस वक्त बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान आई थिंक
ये जो समय बीच का मिला है, भारत सरकार अब काफ़ी वैक्सीन उपलब्ध कराने में लगी हुई है, तो काफ़ी लोगों को, बड़ों को लग जाएगी और ये आते हुए बच्चों को भी लग जाए। ये उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड वेव या तो नहीं आएगी, अब ये भी अलग अलग धारणाएं हैं, कई लोग कहते हैं आएगी, बट मोस्टली लोग ये फील करते हैं कि शायद थर्ड वेव ना आए। ये एटलीस्ट सोचते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव ना आए। थर्ड वेव आती है उस वक्त तक आई थिंक ये हमारी जो बच्चों की वैक्सीन है ये शुरू हो जानी चाहिए और कुछ बच्चे भी कवर हों, ताकि अब इस महामारी से हम निकलें। आई थिंक आप भी, हम भी, सब इससे काफ़ी तंग आ चुके हैं। जी, राइट। तो ये एक बात है, आप क्योंकि वैक्सीन की बात कर रही हो, थर्ड वेव की भी बात आई, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को थर्ड वेव की तरफ ले जाता हूं। डॉक्टर संजीव शर्मा, देखिए इस वक्त इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। वही वेरिएंट है जो अक्टूबर में हिंदुस्तान में पाया गया था, जिसने इतनी तबाही मचाई। ये भी बातें हैं कि उसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस आ गए हैं, उसके साथ ये वहां पे फैल रहा है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस से भी ट्वीट हो रहा है कि लोग अपना ख्याल रखें, और वहां पर ये फैल रहा है और ये तीसरी लहर में कन्वर्ट होने की बातें हो रही हैं। फिर से ब्रिटेन में लॉकडाउन बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और साथ में ये बात भी आ रही है कि ये बच्चों को काफी इम्पैक्ट कर रहा है, जो बड़े बच्चे हैं उनको भी और छोटे बच्चे हैं उनको भी। तो अब तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जो अगर हम अभी तक का इतिहास देखें तो पहले वो चीज यूरोप में या ब्रिटेन में हुई दोनों बार, और फिर वो धीरे से हमने अपने देश में भी देखी। तो क्या इस हिस्ट्री, ये जो छोटी सी हिस्ट्री 1-1.5 साल की, इसको देखते हुए थोड़ी सतर्कता या थोड़ा तो हमको ऑन अलर्ट रहना ही चाहिए? देखिए, जैसे अभी तक हम देखते हुए आए हैं इस पैंडेमिक के दौरान कि वायरस जो है यूजुअली जैसे और प्रीवियस वायरस लेसन भी होती है, उसी तरह से वायरस क्या रेप्लिकेट करता है, मतलब अपना आप डिवाइड करता है और प्रोड्यूस होता है। तो जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसमें इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग में चेंज भी आते हैं और ये वेरिएंट पैदा होते हैं। और ये वेरिएंट जो है ये दो तरह से डिफरेंट होता है नेटिव वायरस से, ओरिजिनल वायरस से। एक तो ये स्प्रेड में हो सकता है कि पहले जो वायरस, जो ओरिजिनल वायरस थे उसके मुकाबले कम स्प्रेड हो या उससे ज्यादा स्प्रेड हो। और दूसरा है सीवियरिटी में, मतलब कि वो जो नया वेरिएंट हुआ है हो सकता है कि वो ज्यादा सीरियस इलनेस करे और हो सकता है कि लेस सीरियस इलनेस करे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है, लो स्प्रेड और फास्ट स्प्रेड, और आपका सीवियरिटी में लो सीवियरिटी और हाई सीवियरिटी जो ओरिजिनल है उसके कंपैरिजन में। तो ये डेल्टा वेरिएंट आया है, ये म्यूटेशन के बाद में ये ज्यादा सीरियस हुआ है और ये स्प्रेड में भी थोड़ा सा ज्यादा फास्ट स्प्रेड करें, और इसी की वजह से ये थोड़ा फास्ट स्प्रेड हुआ, इसलिए लोगों में पैनिक भी ज्यादा हुआ। हमारे इंडिया में भी आप देखेंगे कि सेकंड वेव में जो वायरस था वो फर्स्ट वेव के मुकाबले ज्यादा विरुलेंट था और ज्यादा फास्ट स्प्रेड भी किया और ज्यादा सीवियर डिजीज भी किया। और इसीलिए कि यंग पॉपुलेशन, जो पहले आप देख रहे थे कि फर्स्ट वेव के अंदर 50 साल 60 साल से ऊपर के व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, उन्हीं में डेथ ज्यादा थी। और इस बार हमने देखा कि आप 30 साल 35 साल 20 साल के व्यक्ति प्रोफेक्ट में है, क्योंकि यंग मोर्टेलिटी भी हुई है। और वही है कि अब जो कह रहे हैं कि जो बच्चे जो एक जो कि 18 साल के या 12 से 18 साल के वो प्रभावित हो रहे हैं, ये वेरिएंट की वजह से पॉसिबल है और हो भी रहा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसके लिए ये है कि हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके वायरस के स्प्रेड को रोकना, ताकि ये जो चेन है, ये साइकिल है, इसी को ब्रेक कर दें। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा सेकंड जो इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके। तो जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे वायरस रेप्लिकेशन वैसे कम हो जाएगा, तो फ्यूचर में नए न्यू म्यूटेशन और न्यू वेरिएंट आने की संभावना कम हो जाएगी। तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर द मासेस, बच्चों में भी और बड़ों में भी। राइट। डॉक्टर अचिंत, तो वापस से एक बार मैं वैक्सीन की तरफ जाता हूं। अब देखिए फाइजर ने टेस्टिंग शुरू की है। अब तुलना कुछ ऐसे करें कि अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ और भारत में अकेले बच्चों की जनसंख्या 30 करोड़। आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, छोटे बच्चों की, जिनको आपको बचा के रखना है। तो क्या हमें, हमारी खुद की वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन सरकार को आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों का हिसाब किताब बहुत अलग हो जाता है। अभी भी हमने देखा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कई राज्यों ने तैयारियां करके रखी हैं। बच्चों के जो आईसीयूज होते हैं उनकी तैयारी हो रही है, बच्चों के लिए अलग से जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनकी तैयारी हो रही है। और ये अच्छी बात है कि हम कहीं पर जस्ट कॉट इन फ्रंट ऑफ द विकेट जैसी स्थिति ना बन जाए। तो क्या वैक्सीन को लेकर भी हमें
उन देशों से बात करके रखनी चाहिए जहां पर ये वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं या सफलतापूर्वक हो गए, जैसे कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी बच्चों को वैक्सीन लग रही है जो 12 साल के ऊपर है। जी, मैं इस पे बिल्कुल अपनी आपसे सहमत हूं कि हमें अपनी तैयारी को थोड़ा जोरदार करना होगा। हमारे हाँ, लगता है हमारे साथ डॉक्टर जिनका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो टेक्निकल लिंक है ये फिर से दोबारा स्थापित करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त भारत में भी जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो कोवैक्सीन के चल रहे हैं, और फिलहाल पटना एम्स के अलावा दिल्ली एम्स में भी है और नागपुर के भी एक इंस्टीट्यूट में इसके ट्रायल की शुरुआत की गई है। बाकायदा बच्चों को ये वैक्सीन दे दिए गए हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप हैं, कुछ 12 से 18 साल तक के बच्चे हैं, कुछ 8 से 12 साल तक के और उससे छोटे बच्चे, लेकिन अभी उनका नंबर नहीं आया। वहां पर बच्चों के ग्रुप्स जरूर बना दिए गए, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं। लेकिन हाँ, 12 के ऊपर वाले बच्चों को वो वैक्सीन दिए गए हैं और अब वो बच्चे निगरानी में हैं। और जो फाइजर के टेस्ट की भी हम बात कर रहे थे, वहां भी आपको बताएं कि किस तरीके से खुराकें बनाई गई हैं कि जो एक बड़े बच्चों को जो जितना वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है उसका 1/3 छोटे बच्चों को दे रहे हैं 10 मिलीग्राम के आसपास। तो ये तमाम मैकेनिज्म है जो अपनाए जा रहे हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर राजेश चावला की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर चावला, वही सवाल, क्योंकि उसका जवाब जानना जरूरी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, और कोरोना ने तो अभी तक सबको आश्चर्य में बार बार डाला ही है। लेकिन अब जहां तक बच्चों के वैक्सीन का सवाल है, दुनिया में जहां भी पहले बन के तैयार हो, हमें कोशिश करनी चाहिए प्रोक्योरमेंट की। बिल्कुल, आई थिंक ये अभी बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट कीन भी लगती है। अब जैसे इन्होंने फ्री भी कर दी है वैक्सीन, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है और सिस्टम को पहले ही गेयर अप करना है ताकि हम जल्दी से दे पाएँ। ना जैसे अडल्ट्स में मार्च में शुरू हुई थी और आज हम जून में हैं और अभी भी बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो इनको बच्चों के लिए भी प्लानिंग बना लेनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है, रादर ऑलमोस्ट 95% उम्मीद है बच्चों में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी अभी तक ट्रायल्स हुए हैं या उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं देखी गई है। तो इनको तैयार रहना चाहिए ताकि जब भी ये अवेलेबिलिटी हो तो हमारा सिस्टम रेडी हो कि पीडियाट्रिशियन के थ्रू किस तरह से इस वैक्सीन को इंक्लूड करना है ताकि जल्दी से जितने ज़्यादा बच्चे दे पाएँ, बिकॉज बच्चों को ये वैक्सीन दे पाएँ। ये अब इस महामारी से, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, अब हम सब निकलना चाहते हैं और एक ही चीज़ बचा सकती है। एक, जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं होते, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क डालना ना छोड़ें और सब लोग वैक्सीनेट हों। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इसके लिए तैयारी पूरी अभी से ही कर लेनी चाहिए। वैक्सीन का इंपोर्ट या जो भी चीज़ करनी है उसके लिए सिस्टम, वो उनकी इजाद अभी से हो जानी चाहिए। राइट। डॉक्टर शर्मा, तो जो ये था कि जिस डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे थे, आपने पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मेरा प्रश्न मन में ये है कि ये भारत से तो जा चुका है, ये वही वेरिएंट है जिसने भारत में उत्पात मचा और अब ये यूके पर भारी पड़ रहा है। तो क्या इस पर्टिकुलर वेरिएंट से हमें डरने की जरूरत नहीं है? हमने इसी पे तो काबू पाया है। नहीं, देखिए, इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो वेरिएंट है इसको रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ऑलरेडी देखिए हमारा जो इंडिया में ये वेरिएंट ऑलरेडी था और जो स्प्रेड हुआ है, अब देखो नेचुरल इम्यूनिटी भी पॉपुलेशन में आई है, और जो हमारा जो वैक्सीनेशन है, जो ये हमारा जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन इज इफेक्टिव है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और ये जो ओरिजिनल जो हमारा कोरोना वायरस है। तो जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हमारा लगा है काफ़ी हद तक इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, तो उनको चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम समय में वैक्सीनेशन की, जैसे मैंने बात कही थी, तो अब जैसे गवर्नमेंट ने लेस देन बिलो 18 एज ग्रुप को भी अलाउ करेंगे। अभी तो 18 to 45 को अलाउ किया है, और जैसे ही हमारी जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में 12 to 18 वाली ट्रायल्स क्लियर हो जाएंगी तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी मिल जाएगा। और ये जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों जो वेरिएंट है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है कुछ हद तक। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे को बस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रॉपरली मास्क लगाएं और हैंड वॉशिंग प्रॉपर करें, बस यही जरूरी है हमारे लिए।
जी, तो डॉक्टर अचिंत, अब हम 1 लाख के नीचे जा चुके हैं और ये नंबर लगातार रिसाइड ही कर रहा है, प्लस माइनस 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो वो अलग बात है। तो क्या थोड़ा सा हम रिलीफ ले सकते हैं, या इस बार हम पूरी तरह वैसे ही खुद को मेंटेन रखें जैसे कि कोरोना प्रॉपर चल रहा हो, क्योंकि ये गलती हम जो पहली और दूसरी लहर के बीच में कर चुके हैं, जहां काफी ज्यादा निश्चिंतता आ गई थी। जी बिल्कुल सही बात यही आपने फरमाई है कि पहले बार भी यही गलती हुई थी कि नवंबर दिसंबर में जब केसेस कम होने लग गए थे, तो हम लोगों ने अनलॉकिंग की प्रतिक्रिया के दौरान एकदम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी पॉपुलेशन ने फॉलो नहीं किया, जो कि एक मुश्किल टास्क भी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस में हमेशा के लिए कोई भी नहीं रह सकता है। बट क्योंकि खतरा अभी टले नहीं था और उससे पहले ही हमने उसमें लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, मैं ये मानूंगा कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, तभी जो सेकेंड वेव है या दूसरी लहर है वो इतने जोरदार तरीके से आई कि एक बार को तो हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उसको टैकल करने में हमें एक्सेप्ट करना होगा, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी। केसेस लाखों में गए, 4 लाख तक के आंकड़े आए, इतनी मौतें हुई, हम लोग इस सब से गुजर के आगे आए हैं और अब जो असर दिख रहा है, केसेस 1 लाख के नीचे आ रहे हैं, ये प्रॉबेबली पिछले 1-1.5 महीने से जो सख्तियां रखी गई, जो लॉकडाउन दोबारा से लगाए गए, उसका असर है। अब ये अनलॉक की प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो रही है। जून जुलाई तक में भी धीरे धीरे इस अनलॉक का असर रहेगा और उसके बाद 2 महीने बाद क्या फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे? कितने % लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे इस दौरान? जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होना होगा बिफोर हम सर्कुलेशन ऑफ द वायरस या इन्फेक्टिविटी इसकी कम कर पाएं या इसके नए केसेस के होने को रोक पाएं। सो ये बहुत ही चैलेंजिंग है और प्रिडिक्ट करना भी बहुत इजी नहीं है, बट जो भी लास्ट वेव से हमने देखा, कहीं ना कहीं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, तभी हम शायद तीसरी वेव को प्रिवेंट कर पाएंगे। एंड वैक्सीनेशन इज द ओनली इफेक्टिव सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन रेट्स। जी, मुझे भी यही लगता है कि अब जब तक कोरोना पूरी तरह से चला नहीं जाता है, तब तक शायद आपको जिसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, उसे जीवन का हिस्सा बनाकर रखना ही पड़ेगा। कोई ढील दी तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर फोकस बच्चों पर ही होगा, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बच्चों को लेकर इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, बाकायदा गाइडलाइंस जारी हो रखी हैं कि बच्चों को अगर कोरोना हो जाए तो आपको कैसे डील करना है। दूसरी वेव में कोरोना के मामले बड़े भी बहुत हैं, हालांकि ये एक खुशकिस्मती कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं हुए, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है बच्चों की वैक्सीन पर, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कमिंग सून है, क्योंकि इस पर दुनिया भर में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। खासतौर पे अमेरिका में फाइजर इसके ट्रायल शुरू कर रही है, जो कि छोटे बच्चों के लिए ऑलरेडी, ध्यान रखिए, वहां पर 12 साल के ऊपर के बच्चों को तो वैक्सीन लग ही रहा है, लेकिन ये उससे छोटे बच्चों के लिए है और भारत में भी फिलहाल कोवैक्सीन बच्चों के लिए ट्रायल कर रहा है। तो बच्चों पर ही फोकस है आज हमारा। डॉक्टर चावला, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि सरकार से वक्त वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही डॉक्टर गुलेरिया ने एक बार फिर क्लियर किया कि कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, डेटा नहीं है कि बच्चों पर कोरोना भारी पड़ रहा है या तीसरी लहर भारी होगी। लेकिन वीके पॉल साहब, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए वो भी कॉन्फ्रेंस में कभी कभी बैठते हैं, उन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने एक आशंका व्यक्त किया, डर व्यक्त किया कि हमें ये डर है कि कहीं वेरिएंट बदला वायरस का तो वो बच्चों पे भारी ना पड़ जाए। यानी कि उनके दिमाग में है, सरकार के दिमाग में, कि अभी तो ठीक है जो वस्तु स्थिति है, लेकिन कोरोना ने तो यही किया है, वक्त वक्त पे धोखा दिया है, तो कहीं वेरिएंट में कुछ चेंज आए और ऐसा कोई वेरिएंट आ गया जो बच्चों पे भारी पड़ गया तो दिक्कत होगी। इसकी कितनी आशंका है? देखो, जैसा कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि सेकेंड वेव ऐसी होगी जैसी आई और सारे सिस्टम फेल हो गए, तो ये कहना, क्योंकि इस पे कोई शोध नहीं हुआ है, ये सब एक प्रेडिक्शंस हैं बेस्ड ऑन कि क्या हो रहा था पहले। अब नया म्यूटेंट आता है तो जो लोग दूसरे हैं, जो बड़े हैं, उन पर कैसा साबित होगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है, ये भी तो हमें नहीं पता है। सो ये बड़ा मुश्किल है इसका प्रेडिक्ट करना।
वो इसलिए शायद कह रहे हैं कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे, मोस्टली अडल्ट, ये मान के चल रहे हैं हम कि सारे अडल्ट वैक्सीनेट होंगे। अगर बहुत जल्दी कोई नया वेरिएंट आता है, थर्ड वेव आती है, और जब ज़्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वो बड़ों में भी वैसी दिक्कत ला सकता है, छोटों में ज़रूरी नहीं है। बट आम तौर पे ये संसार भर में माना जा रहा है कि शायद बच्चों में अगर नया वेरिएंट भी आता है तो वो इतना भारी साबित नहीं होगा। ये आम तौर पे ये ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन और सबका सोचना अभी तक यही है। बट ये जो सोचा जा रहा है कि बच्चों पे भारी पड़ेगा, वो इस सोच पे निर्भर है कि बाकी सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं या उनको हो चुका है। बट अभी हमें समय है, अभी हमें पूरी वैक्सीनेट करते हुए, हमारे देश को 40-50% वैक्सीनेट करते हुए दिसंबर हो जाने वाला है। तो अभी ये सब लकोक्तियां हैं, मतलब कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। बट काफी लोग, अब हमें जल्दी करनी चाहिए, वैक्सीनेट करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके। बिल्कुल, इसमें तो हमें जल्दी दिखानी ही चाहिए और इस पे काम भी हो रहा है। डॉक्टर अच्युत, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक सजेशन ये आया था सरकार की तरफ से, जितना मुझे याद पड़ता है, कि बच्चों को इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन है वो दिए जाए। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा हूँ अपने आसपास की सोसाइटीज हो गई, कॉलोनीज हो गई, वहां पर बाकायदा कैंप्स लग रहे हैं और बच्चों के नाम इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आप क्या अपने बच्चे को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना चाहेंगे। तो क्या फिलहाल के लिए ये भी कारगर होगा, जिससे बच्चों का जो दूसरे रोग है, बरसात की भी शुरुआत हो गई, तमाम डिसीज लेके आती है बरसात, तो वहां उनकी इम्यूनिटी को बचा सकते हैं, उनको थोड़ा दूसरी बीमारियों से बचाया जा सकता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज ही है, लेकिन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कोविड के कोरोना वायरस के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देगी, ये कहना मुश्किल है। इन्फ्लुएंजा एक अपने आप में वायरल डिजीज है जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। जो कॉमन वायरल जिसको हम बोलते हैं, बच्चों में जो सीजनल चेंज के कारण या सीजनल फ्लू की तरह आता है, उसको कम करने के एक ये तरीका है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बच्चे बीमार ही ना पड़े, बीमार पड़ेंगे तो इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा, और इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा तो कोरोना लगने का भी डर होगा। कोरोना का ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लग गई तो कोरोना का वायरस बच्चे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ये थोड़ा मानना मुश्किल है। कोरोना वायरस अपने आप में एक इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलता जुलता कह सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है। इनकी जीन सीक्वेंसिंग डिफरेंस है। ये तो अगर इन्फ्लुएंजा से हम बचा भी लेंगे तो उससे इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलेगी। क्या कोरोना के अगेंस्ट मिल पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। राइट, चलिए, तो फिर भी ये सलाह है, शायद उसके पीछे ये है कि बच्चा बीमारी ना पड़े, इन जनरल उसकी इम्यूनिटी नीचे ना जाए, और बच्चे किसी भी सूरत में बीमार तो वैसे भी नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसा हमने आज का अपडेट दिया आपको कि वैक्सीन का काम जारी है, और हो सकता है कि जल्दी हमें ये सुनने को मिले कि ट्रायल्स पूरे हो गए हैं भारत में भी, और जो दूसरे देशों में भी हो रहे हैं, और बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द उपलब्ध होगी, क्योंकि देश में हमारे 30 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी चिंता भी हमें करनी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।